हेलो फ्रेंड्स, मैं एम ए हक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली और आईआईपीए में गेस्ट एसोसिएट होने के साथ पिछले 13 वर्षों से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को लगातार मार्गदर्शन करता आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि देश के समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या अभी है वो एक तरह से किसान आंदोलन की समस्या है। और किसान आंदोलन को लेकर के पूरे दिल्ली के चारों ओर किसान लोग बैठे हुए हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। इसका मेन उद्देश्य यह है कि किसान ये चाहते हैं कि एमएसपी को एक्ट के रूप में लागू किया जाए और दूसरा कि जो 3 बिल जो अभी एक्ट हो चुके हैं फार्म एक्ट, उनको वापस लिया जाए। फ्रेंड्स, मैं फार्म एक्ट के बारे में आपके समक्ष एक पहले से वीडियो बना करके रखा हूँ और वो यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी है। अगर आपको फार्म एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, सही जानकारी नहीं है, तो आप मेरे उस वीडियो के माध्यम से उसे देख सकते हैं। मैं इसमें उसका लिंक दे दूंगा। वर्तमान समय में जो फार्मर की समस्या है और फार्मर्स के जो मांग है तथा सरकार के साथ उनकी जो वार्ता लगातार चल रही है, उसके मुख्य बिंदु क्या है, इस समस्या के पीछे क्या क्या कारण है, इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इस समस्या में आंकड़ों का क्या रोल है, हम इस पे विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। इसलिए मेरा आपके साथ यह अनुरोध है कि आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखिए और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ साझा कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कीजिए। इसमें बिल्कुल उसी तरह से धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है जिस प्रकार से किसान पिछले 37-38 दिनों से लगातार दिल्ली के चारों ओर इतने शीत में, इतने ठंड में, आज बारिश भी हुई है और वहाँ पर अपने धैर्य के साथ जमे हुए। आशा करते हैं कि सरकार भी इसके प्रति संवेदनशीलता दिखाएगी और 4 जनवरी यानी कल जो बैठक होने वाली है उसका कोई महत्वपूर्ण हल समाधान निकल कर के सामने आएगा। फ्रेंड्स, आइए हम आपके साथ चर्चा करते हैं कि एग्रीकल्चर बिल एक्ट हो चुका है अब, और एमएसपी के संदर्भ में क्या क्या बातें हैं। स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है, जिसको लेकर के बार बार ये उल्लेख हो रहा है कि स्वामीनाथन आयोग के द्वारा बताए गए एमएसपी को लागू किया जाए, तो स्वामीनाथन आयोग जो है उसकी क्या क्या सिफारिशें हैं और वो कब अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी, इस संदर्भ में भी हम आपके साथ संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम आपके समक्ष ये जानकारी उपलब्ध कराते हैं कि भारत में कृषि का योगदान किस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत के जीडीपी का कृषि का योगदान लगभग 3.7 लाख करोड़ या लगभग आप मान सकते हैं कि 4 लाख करोड़ के आसपास कृषि का योगदान है, जबकि भारत की जीडीपी है टोटल 21 लाख करोड़। अगर हम इसको प्रतिशत में कह सकते हैं तो 17 से 18% के आसपास इसका योगदान है। कृषि के द्वारा जो रोजगार उपलब्ध करवाए जाते हैं वो रोजगार लगभग 44% है या इससे थोड़ा और ज़्यादा है। आप मान के चल सकते हैं कि टोटल रोजगार के संदर्भ में 50% रोजगार जो है कृषि के द्वारा उपलब्ध होते हैं। और हमारे यहाँ से जो कुल निर्यात होते हैं उसमें से 13% निर्यात कृषि प्रोडक्ट्स के होते हैं। अगर हम इस वर्ष के जीडीपी ग्रोथ रेट को देखें तो जहां पर सारे जगह पे जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में चल रहा है, एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया है जहां पर 3.2% पॉजिटिव ग्रोथ रेट के साथ ये चल रहा है। भारत में अगर कृषकों की संख्या देखें, कृषक परिवार की संख्या देखें तो लगभग ये 16 लाख करोड़ कृषक परिवार है, जिसमें से 86% किसान जो है वो सीमांत किसान है, यानी कि ये एक ऐसे किसान हैं जो उतना ही उगाते हैं जितना वो स्वयं जो है अपने को कंज्यूम कर लेते हैं। लघु सीमांत किसान हम इनको कहते हैं। इनके पास सरप्लस बहुत नहीं होता और ये जीविका पर आधारित खेती को संपन्न करते हैं। अब आइए हम आपके साथ
कृषि से संबंधित समस्याओं को समाधान के लिए क्या प्रयास हुए सरकार के द्वारा और क्या क्या मांगे हैं, हम उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें आपके तो कृषि समस्या के समाधान के लिए 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग NCR का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे MS स्वामीनाथन। NCR मतलब नेशनल कमीशन फॉर NCA नेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर का गठन किया गया, यहाँ ये लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे स्वामीनाथन और ये आयोग दिसंबर 2004 से लेकर अक्टूबर 2006 के बीच कुल 5 रिपोर्ट सरकार को दी। इन रिपोर्ट का आधार था किसान आत्महत्या तथा अकाल संकट की अकाल संकट के कारण किसान किस प्रकार से आत्महत्या कर रहे हैं और उनको हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, ये पूरा का पूरा इस आधार पर सुझाव था। इसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए थे, लेकिन इसमें एक मेन जो सुझाव था कि MSP को हम लोग किस प्रकार से अच्छे रूप से लागू करें। भारत में MSP 1955 से लागू हो रहा है, लेकिन उसको किस प्रकार से वैज्ञानिक रूप से हम इसको सुधार करें और इसको लागू करें। इसमें और भी बहुत सारे सुधार के बारे में था कि इसमें एक सुधार ये था कि सिंचाई का जो प्रतिशत है, जो 45% कुल उपज का या कुल भूमि में 45% अभी हमारे यहाँ है, उसको बढ़ा के 60% किया जाए। इसी प्रकार से महिलाओं को जो है किसान क्रेडिट कार्ड के साथ जोड़ा जाए। फसल बीमा के संदर्भ में सुझाव थे और भी बहुत सारे सुझाव थे ये, लेकिन अभी हम उन समस्त सुझाव को के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। जो मुद्दा मेन है वो है MSP का, और MSP के बारे में हम आपको विस्तार से बताना चाहते हैं। MSP का जो फॉर्मूला लगाया गया, MSP का जो फॉर्मूला है उसको जानना बेहद ज़रूरी है और आप सभी इसको समझने का प्रयास कीजिए। MSP को जब लागू करने की बात हुई तो MSP में 3 टर्म होते हैं, A2 प्लस FL और C2। A2 का मतलब ये होता है कि जो आपने फसल बोया उसमें 4 कंपोनेंट को हम लोग शामिल करते हैं, खाद, बीज, पानी और कीटनाशक। इन 4 के आधार पर एक फसल का एक दाम तय किया जाता है। दूसरा होता है A2 प्लस FL। A2 प्लस FL का मतलब होता है कि खाद, बीज, पानी और कीटनाशक के साथ उस परिवार का मजदूरी भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं जो खेती में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या होता है, A2 प्लस किसान के परिवार की मजदूरी को शामिल कर दिया जाता है। अब तीसरा जो फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला होता है C2। C2 का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत A2 प्लस FL, A2 क्या है, खाद, बीज, पानी, कीटनाशक, और FL क्या है, किसान परिवार की मजदूरी, इसको हम इंक्लूड करेंगे। और इसके साथ साथ हम क्या इंक्लूड करेंगे, 3 और नए चीज़ को इंक्लूड करेंगे। पहला ये है कि जो ज़मीन, जिस भूमि पे कृषि हो रही है उसका रेंट क्या है, उसका रेंट क्या आ रहा है पर उपज। दूसरा होता है कि अगर हमने मशीन किराए पर लिया है तो उसकी किराया क्या है। और तीसरा यह है कि हम अगर फसल के लिए कहीं से भी जो लोन लेते हैं तो जो ऋण है उसका ब्याज क्या है। इन सब को मिला करके MSP, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में ज़्यादातर किसान जो है वो दूसरों से रेंट पे लेकर के कृषि का काम करता है। उसके पास मशीन नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, इसी तरह से टूल पंप नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि दूसरों से किराया लेते हैं। तो C2 का फॉर्मूला जो है वो स्वामीनाथन आयोग ने कहा। स्वामीनाथन आयोग के इस सुझाव के बारे में सरकार जो है कही कि हम जो है इस पर अपना स्टैंड लेंगे। 2000 स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि MSP कितना होगा, तो उसने कहा कि जो C2 का कॉस्ट है यानी A2 प्लस FL प्लस C2, इसके कुल कॉस्ट का 50% अधिक करके किसान को MSP तय किया जाए। अगर हम आपको ऐसे कहें कि अगर मान लीजिए कि इसका कॉस्ट है 50 रुपीज़,
इसका कॉस्ट है 50 रुपीज़ और इसका कॉस्ट आता है 50 रुपीज़। तो ऐसे स्थिति में अगर हम C2 की बात करेंगे तो C2 का मतलब हो गया 150 रुपये, और 150 रुपये में हम 50% बढ़ाकर MSP करेंगे, यानी 150 रुपये प्लस 75 रुपये, यानी 200 बाई 225 रुपये। तो ये स्वामीनाथन आयोग के द्वारा MSP का फॉर्मूला सेट किया गया। सरकार के द्वारा इसमें यह तय किया गया कि हम C2 के आधार पर हम MSP तय नहीं करेंगे। 2017 के बजट में अरुण जेटली साहब जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने कहा कि हम A2 के आधार पर A2 प्लस 50% का हम MSP तय करेंगे। अब अगर हम A2 की बात करें तो A2 का मतलब सिर्फ 50 होता है, और 50 का 50% यानी कि 25 और यानी 75। तो जहां किसान इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमें C2 से 50% अधिक MSP दिया जाए, वहीं सरकार इस बात को लेकर है कि वो A2 का पर 50% अधिक देंगे। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो रहा है। एक तरफ 225 रुपये हो रहा है और दूसरी तरफ 75 रुपये के आसपास हो रहा है। एक समझाने का तरीका ये। ओके, तो ये सरकार से जो किसान मांग कर रहे हैं वो मांग ये कर रहे हैं कि MSP जो है वो C2 पर निर्धारित हो, और C2 पर निर्धारित हो और वो एक एक्ट के तहत हो। अभी भारत में MSP लगभग 22-23 फसलों पर निर्धारित होती है, और हमारे जो कुल उत्पादन है शांताराव कमेटी के हिसाब से वो कुल उत्पादन का ओनली 6% जो है MSP पर उत्पादन को सरकार खरीदती है। तो ऐसे स्थिति में अगर ये एक्ट बन जाता है तो ऐसे स्थिति में इसका दायरा भी बढ़ेगा और लोग जो है इससे लाभान्वित होंगे। बात ये होती है कि MSP अभी भी जारी है, और हो सकता है कि जो एग्रीकल्चर एक्ट है उसमें MSP को समाप्त करने की बात ना भी हो, लेकिन ऐसे स्थिति में किसान ये समझते हैं कि जब APMC एक्ट के द्वारा मंडियां समाप्त कर दी जाएगी और सरकार जो है धीरे धीरे करके सरकार जो है वो उत्पादन खरीदने से अपने आप को पीछे हटाने लगेंगे, तो फिर MSP की जो सुरक्षा है वह सुरक्षा बाधित हो सकती है, क्योंकि MSP के अंतर्गत सरकार ही यह घोषित करती है कि कोई भी फसल का अगर दर सरकार के द्वारा तय कर दिया गया है तो ऐसे स्थिति में अगर कोई भी व्यापारी उस दर से नीचे लेना चाहता है तो किसान ऐसे स्थिति में सरकार को उस MSP पर फसल बेच दे। पर वास्तविकता में आप देखेंगे कि जो MSP होती है उसमें का लगभग 50% कम दर पर फसल लिया जाता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि गेहूं का MSP 1923 रुपये है, तो वो लगभग 1100-1200 में बाहर खरीद लिए जाते हैं। इससे निश्चित तौर पे किसान को एक हानि होता है, और आप जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ है, बैकबोन है, वो हमारा कृषि है। तो इसी बात को लेकर के किसान संगठन, किसान लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमें MSP को कानूनी रूप दिया जाए। यानी अब तक अगर निजी व्यापारी MSP से नीचे में भी खरीदते थे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि MSP ये लायबिलिटीज़ केवल सरकार के ऊपर थी कि अगर कोई नहीं खरीदता है तो हम खरीदेंगे। अब अगर एक्ट लागू हो जाएगा तो ऐसे स्थिति में यदि कोई भी, चाहे वो सरकार हो चाहे वो निजी कंपनी हो, अगर उससे कम रेट में खरीदता है तो एक कानूनी अपराध होता है। एक्ट का उल्लंघन अपने आप में, कानून का उल्लंघन एक अपराध है, और इसके आधार पर उसको सज़ा हो सकती है। इसीलिए सरकार से लगातार यह मांग की जा रही है कि आप MSP के साथ एक्ट लिख दीजिए। एक्ट अगर नहीं होगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, और एक्ट होगा तो कार्रवाई हो जाएगी। अब थोड़ा हम इस पे आपसे इस पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं कि सरकार कहती है कि सरकार कह रही है कि जो है MSP हम पर एक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि हम पूरा का पूरा जो है अनाज सरकार नहीं ले सकती। किसान का यह मानना है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार ही सारा का सारा अनाज खरीदे, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि मंडी में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकार हो, व्यापारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, MSP से नीचे खरीद ना करे।
क्या इसमें निजी कंपनियां या निजी लोग को क्या बहुत घाटा है या सरकार को बहुत घाटा है, इस पे हम थोड़ा आपसे के साथ चर्चा करना चाहते हैं। तो समझिए इसको थोड़ा सा, इसके गणित को समझिए जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको ध्यान से समझिए और बाकी लोगों को भी समझाने का प्रयास कीजिए। देखिए भारत में जो है वो कुल उपज एक ईयर में, एक वर्ष में 3 लाख करोड़ टन होता है। हमारे यहाँ जो अनाज का उत्पादन है वो एक वर्ष में 3 लाख करोड़ टन होता है प्रति वर्ष। इसमें से 20 लाख करोड़ टन जो उत्पादन है वो एमएसपी से बाहर है। एमएसपी तो 22-23 वस्तुओं पर है, तो बाहर है। कौन कौन सी चीज़ें बाहर है, जैसे दूध, मछली, प्याज, अंडा, इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं 20 लाख करोड़ टन जो है एमएसपी से बाहर है। तो कितना एमएसपी के अंदर है? 10 लाख करोड़ टन का जो अनाज है वो एमएसपी के अंदर है। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल धान है, जैसे गेहूं है, जैसे बाजरा है, इस तरह के जो फसल है 22-23 फसल वो एमएसपी के अंतर्गत है। कितना? 10 लाख करोड़ टन। इस 10 लाख करोड़ टन को उपजाने वाले किसान ही लगभग 3 लाख करोड़ टन का उपयोग वो स्वयं कर लेते हैं। यानी खाद्यान्न के रूप में चावल, धान, गेहूँ, चावल या गेहूँ या बाजरा, गन्ना, इसका उपयोग वो स्वयं कर लेते हैं। 3 लाख करोड़ टन किसान स्वयं इसका उपयोग करता है। 3.5 लाख करोड़ टन जो है एमएसपी पर सरकारें खरीदती हैं। गवर्नमेंट जो है वो सरकार खरीदती है क्योंकि उसने अपना लाइबिलिटीज़ दे रखा है। तो 3.5 लाख टन का जो परचेज है वो गवर्नमेंट स्वयं करती है। अब आपके पास लगभग बच रहा है 3.5 लाख करोड़ का अनाज, 3.5 लाख करोड़ टन का फसल, जो कि बाजार पर कॉरपोरेट या व्यापारीगण खरीदते हैं। किसान ये बोल रहा है कि सर देखिए इस पे तो आप एमएसपी देते ही हैं हमें, ये तो हम खुद कंज्यूम कर लेते हैं। अगर आप एक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ये 3.5 लाख करोड़ टन का जो फसल है वो एक तरह से बाध्यकारी होगी निजी क्षेत्र या निजी व्यक्ति या निजी संस्थाओं के ऊपर कि वो उस एमएसपी पर खरीद करें। इससे किसी भी तरह से सरकार को 1 रुपए का घाटा नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार तो एमएसपी पर 3.5 लाख टन करोड़ फसल तो खरीद ही रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर सरकार एमएसपी फिक्स कर देती है तो प्राइवेट संस्थाएं जो हैं अब एमएसपी पर लेंगी तो उसको 70,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त देना होगा। अब आप ये बताइए कि 70,000 करोड़ इतने बड़े प्राइवेट सेक्टर के लिए ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। अगर वो 70,000 करोड़ अतिरिक्त देती है तो किसानों के पास ही जाएगा, और उससे क्या होगा कि इकोनॉमी में और वृद्धि होगी, टैक्सेशन भी बढ़ेगा, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स तो बढ़ेगा ही। तो ऐसे स्थिति में किसानों का यह मांग है कि अगर आप एमएसपी से संबंधित एक्ट ला देते हैं तो इससे आपको 1 पैसा का नुकसान नहीं होगा। केवल जो एमएसपी पर प्राइवेट कंपनियां जो बहुत लार्ज डिफरेंस के साथ अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है और बड़ा अमाउंट जो है वो लाभ कमाती है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा 70,000 करोड़ के आसपास वो किसानों के पास अतिरिक्त जाएगा। अब आप ऐसे सोचिए ना कि जो टमाटर आप देखेंगे कि खेत पर 10 रुपये किलो मिलता है, वही आप जाकर के रिलायंस फ्रेश या किसी भी इस तरह का मार्ट जो है उस पर जाके देखेंगे तो 50-60 रुपये का किलो मिल जाता है। तो इतना जो 10-50 रुपये का जो प्रॉफिट का है उसमें से एक छोटा सा पार्ट 2-3 रुपये के आसपास पड़ेगा। अगर एमएसपी कानून लागू हो जाएगा तो इसको किसान को पहुंच सकता है। तो किसानों का इसमें भला है, देश का भी भला है और साथ ही साथ प्राइवेट कंपनियों का भी भला है। भाई अगर किसान उपज नहीं करेंगे तो आप माल कहाँ से खरीदेंगे? तो यहाँ पर मेन मुद्दा ये वाला है, और अगर सरकार इसको लागू कर देती है तो इसमें ना तो सरकार को घाटा है ना किसान को बहुत ज़्यादा घाटा, क्योंकि किसान तो 3 लाख टन का उपयोग स्वयं कर लेता है। सिर्फ 3.5 लाख करोड़ टन एमएसपी पर प्राइवेट वाले लोगों को 70,000 करोड़ रुपए का डिफरेंस होता है। अब एक बात और समझिए कि क्या एमएसपी हमारे यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में आप जानते हैं कि हमारा जो किसान है वो गरीब किसान है, कुछ जगह को छोड़ कर के पंजाब और हरियाणा, इन जगह को छोड़ कर के क्या सरकार इनको बेनिफिट देती है या सरकार इनको सुरक्षा कवच देती है? तो सरकार कहती है कि हम बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को जो है सब्सिडी देते हैं। अब जरा हम सब्सिडी की बात करें तो किसानों को कितना सब्सिडी मिलता है इसको जरा हम चेक करते हैं। भारत में औसतन सब्सिडी प्रति वर्ष प्रति किसान लगभग 15,000 रुपये, इसमें वो 6,000 रुपये भी है जो 3 टर्म में 2-2 हज़ार रुपये करके सरकार जो है वो दे रही है किसान को। तो भारत में प्रति किसान सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है वो सब्सिडी की रकम है लगभग 15,000 रुपये प्रति वर्ष। अब अगर हम विकसित देशों में बात करें तो विकसित देशों के द्वारा सरकार अपने किसानों को कितना सब्सिडी देती है इसका जरा अवलोकन करते हैं। जापान की सरकार अपने प्रति किसान प्रति वर्ष 15 लाख रुपए सब्सिडी देती है। यूके और यूरोप के अधिकतर देशों के किसान को प्रति वर्ष वहाँ की सरकार लगभग 40 लाख रुपए प्रति वर्ष सब्सिडी देती है। और अमेरिका में प्रति किसान प्रति वर्ष सरकार के द्वारा दिए गए सब्सिडी सबसे ज़्यादा है, वो है लगभग 45 लाख रुपए। तो ऐसे स्थिति में अगर हमारे किसान को सरकार की तरफ से खाद्य सुरक्षा नहीं प्राप्त होती है तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे ये कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन इनका अगर होता है ऐसे ऐसे देशों से तो ये तो ऐसे ही ध्वस्त हो जाएंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में जो हमारा फार्म एक्ट का वीडियो है उसमें हमने आपको विस्तार से बताया कि WTO की रणनीति क्या है, जिसमें कि ग्रीन बॉक्स क्या है, एम्बर बॉक्स क्या है, ब्लू बॉक्स क्या है, ये सारे के बारे में आप प्लीज़ उसको देखिए और देख करके इसके बारे में जानकारी लीजिए। तो अगर मैं इन सारे डेटा के आधार पर अगर आपसे कहता हूँ तो हम लोग इसके लिए सरकार को ये अनुरोध करते हैं कि आप जो है किसान और जवान जो हमारे देश के बैकबोन हैं उनकी परेशानियों को समझिए, उनकी मांगों को समझिए, और अगर किसान आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो संवेदनशीलता के साथ MSP को आप लागू कर दीजिए। रही बात 3 बिल की, अगर मुझे ऐसा लगता है कि 3 एक्ट जो है अगर MSP लागू हो जाएगा तो फिर ऐसे स्थिति में वो 3 एक्ट पर सरकार के साथ किसान समझौता भी कर सकते हैं और हो सकता है कि सरकार की बातों को मान भी ले। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसा इन्फॉर्मेशन है, आप इसके बारे में जानकारी दें। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए भी है क्योंकि 8 तारीख से जो मेंस जनवरी से स्टार्ट होने वाला है उसमें भी स्वामीनाथन आयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि 2021 UPSC के PT के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक फ्रेश बैच 10 जनवरी के बाद से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मॉड्यूल कैसा होगा, इसमें ये होगा कि हर स्टूडेंट्स अपने कमज़ोर एरिया को इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में अगर 7 सब्जेक्ट GS के और 1 CSAT के होते हैं तो आपको ये ऑप्शन होगा कि आप में से जिसका भी जो 1, 2, 3 एरिया या समस्त एरिया में आप क्लास करना चाहते हैं वो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें CSAT, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी का एरिया एंड सोशल इशूज़ का क्लास मैं लूँगा, और ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स का क्लास जो है एंड जनरल साइंस का क्लास जो है हमारे जक्की सर लेंगे, जो कि दिल्ली के रिनाउंड कोचिंग में टीच भी करते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ हमारे हिस्ट्री के भी फैकल्टी आपको विस्तार से इसकी जानकारी देंगे, तो आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए द हॉक स्टडी सर्किल के साथ। और हमारा नंबर है 7479790111 पर आप मुझे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपना कॉल कर व्हाट्सअप करके मुझे अपनी जानकारी दे सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।